Hello everyone. Today we are going to continue our topic about idioms and phrases. इससे पहले के दो पार्ट थे, उनमें हम लगभग 15 idioms phrases पढ़ चुके हैं जो अब तक की एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट idiom phrases है, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। आज हम जो idiom phrases देखेंगे वो भी अब से पहले के जो पीछे के एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछे गए हैं। सबसे पहले देखेंगे, देखिए पहला इडियम है हमारे पास, वो है गो टू द विंड। देखो क्या लिखा है, गो टू द विंड। सबसे पहले इडियम को पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो ये वर्ड है इनका मीनिंग समझना है। अगर इनका अर्थ हम एक बार समझ गए तो फिर इनका आंसर देने में हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, गो का मतलब जाना, टू मतलब की ओर, किसी की ओर जाना। आगे क्या लिखा है, विंड हवाओं की ओर जाना, हवा की ओर बढ़ना। मान लीजिए एक जगह कोई आदमी रुका हुआ है, कोई चीज रखी हुई है, एकदम से जब तेज हवा का सामना होता है वो चीज वहां रुक पाती है या फिर वहां से दूसरी जगह चली जाती है। देखिए मान लीजिए कोई हल्की चीज थी यहाँ रखी हुई है, इधर से हवा चल रही है और हवा की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज है। अगर बहुत ज्यादा तेज होगी स्पीड तो ये इससे टकराएगी और ये टकराते ही ये क्या कर देगा, अपनी जगह छोड़ देगा। ये जो वस्तु रखी है, जो सामान रखा हुआ है, ये अपनी जगह छोड़ देगा और दूसरी जगह पहुंच जाएगा। मतलब ये अपनी जगह पर नहीं है, यहाँ से ये क्या हो गया, गायब हो गया। तो इस गो टू द विंड्स का मतलब भी क्या होता है, गायब हो जाना, अपनी जगह से गायब हो जाना। गायब होने को क्या बोला जाता है, पहला होता है डिसअपियर। आंसर क्या होगा, डिसअपियर। गो टू द विंड्स मतलब क्या हो जाएगा, हवा का बहाव था, हवा के साथ बह गई, मतलब हवा के साथ बह जाना, हवा के साथ बहना मतलब डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। अब देखिए डिसअपियर का मतलब गायब होना, लेकिन कुछ सिनोनिम्स भी होते हैं डिसअपियर के, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पहला लिखा है डिसअपियर, एक जो नया वर्ड है जो सिनोनिम्स में पूछा जाता है वो है वेनिश। वेनिश का मतलब भी क्या होता है, गायब होना होता है। याद करने का तरीका बता देता हूं, एक ऐड आता है वेनिश का, पाउडर का, डिटर्जेंट पाउडर का, जिससे क्या होता है, कपड़े धोए जाते हैं, मतलब कपड़ों को दाग लगा, इस वेनिश वाले डिटर्जेंट पाउडर से धोते ही वो दाग क्या हो गए, गायब हो गए। तो वेनिश का मतलब भी क्या होता है, गायब होना ही होता है। और क्या होता है, इनविजिबल। इनविजिबल भी क्या होता है, अदृश्य, गायब होना होता है। क्या था, गो टू द विंड मतलब डिसअपियर, गायब हो जाना, हवा के साथ बहना मतलब क्या था, गायब हो जाना। एक और होता है इस विंड से जुड़ा हुआ इडियम, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। होता है इन द विंड, वो होता है इन द विंड। इनका मतलब अंदर, विंड का मतलब हवा, हवा में, मतलब अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं हम, टॉक इन द विंड मतलब ऐसी बात करना जो हवा के साथ ही बढ़ रही है, मतलब हवा में बात करना। हवा में बात का मतलब क्या हो सकता है कि हाँ, एक आदमी है जो किसी टॉपिक के बारे में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो खुद भी उसके बारे में श्योर नहीं है। मतलब होगा ए पर्सन हु टॉक्स अबाउट समथिंग, कि एक आदमी जो किसी के बारे में बात करता है बट नॉट श्योर, वो खुद भी उस बारे में निश्चित नहीं है कि हाँ ये काम ऐसा ही है। मतलब वो खुद के बारे में, उस मामले के बारे में खुद को भी कंफर्म नहीं रख रहा। मतलब क्या होता है, हवा में बात करना, एक ऐसी बात जो हवा में बात की जा रही है, मतलब खुद को नहीं पता, बस ऐसे ही बोले जा रहा, उसका मतलब क्या होता है, इन द विंड। ए पर्सन हु टॉक्स अबाउट समथिंग बट नॉट श्योर। आगे बात करते हैं एन, अगला लिखा है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। देखिए नाम से ही पता चल जाएगा, बहुत आसान है, ओल्ड हेड। अब ओल्ड हेड का मतलब एक सिर है, वो ओल्ड है, बुढ़ा है। बुढ़ा सिर होने का मतलब किसी बुढ़े आदमी का सिर है। ऑन ऊपर है, किसके ऊपर, यंग, एक युवा के ऊपर है, युवा के कंधों के ऊपर एक युवा है, उसके कंधे पर बुढ़े आदमी का, बड़े आदमी का सिर रखा गया है। मतलब क्या हो सकता है, एक बच्चा है लेकिन जो उसका सिर है वो एक बूढ़े आदमी का रखा गया है। मतलब दिखने में तो बच्चा है लेकिन बातें कैसे करता है, बड़ों के जैसे करता है, इंटेलिजेंट बातें करता है। लिखा है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, मतलब ए यंग पर्सन, क्या होगा, ए यंग पर्सन मतलब एक युवा व्यक्ति, हु टॉक्स मतलब एक युवा व्यक्ति जो बात करता है, एंड थिंक्स सोचता भी है, उसके जो सोच विचार है वो सारे के सारे कैसे हैं,
लाइक एन ओल्ड पर्सन, या फिर लाइक एन इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, युवा व्यक्ति के सर कंधों पर बूढ़े आदमी का या फिर बड़े आदमी का सर होने का मतलब होता है कि एक युवा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, छोटा लड़का है, बच्चा है, वो बड़ों के जैसे सोचता है, उनके जैसे बातें करता है। ए पर्सन हु टॉक्स एंड थिंक्स लाइक एन ओल्ड मैन। वाइज मैन भी कर सकते हैं, वाइज पर्सन बुद्धिमान व्यक्ति के जैसे बातें कर सकता है। आगे का दिया हुआ मिल जाएगा। अगला अगला लिखा है लिव इन आइवरी टावर। देखना अर्थ समझ गए, आगे का अपने आप समझ में आ जाएगा। लिव इन रहना, किसी स्थान में रहना, स्थान पर रहना। एक टावर है उसमें रहना। टावर का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग, इमारत, उसमें रहना। लेकिन वो इमारत किसकी बनी है? आइवरी की बनी है। देखिए बात क्या है, आइवरी की हो रही है। आइवरी का मतलब क्या होता है? हाथी दांत। आइवरी का मतलब क्या होता है? हाथी दांत। हाथी दांत बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो अब एक ऐसा टावर है, वो किससे बना है? आइवरी से बना है, मतलब हाथी दांत से बना है, मतलब बहुत ज्यादा महंगा बना हुआ है। उसके अंदर कोई आदमी रह रहा है, मतलब उसका जीवन, एक जो बड़े हाई फाई होटल, एक तो झोपड़ी में रहने वाला आदमी है और एक बड़े बंगले में रहने वाला है। जो सबसे आरामदायक जिंदगी है वो किसकी होगी? झोपड़ी वाले की तो हो ही नहीं सकती, कोई चांस नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा आरामदायक जिंदगी है वो किसकी होगी? जो बंगले में रह रहा है, बिल्डिंग में रह रहा है, टावर में रह रहा है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है कि क्या हो जाएगा? एक आदमी जो कि आइवरी टावर में रह रहा है, मतलब लिव ए कंफर्ट लाइफ, मतलब जो अपना जीवन है वो कंफर्ट जी रहा है, मतलब कंफर्टेबली, आरामदायक तरीके से, आराम से अपना जो जीवन है वो यापन कर रहा है। इसका मतलब होगा लिव इन आइवरी टावर। एक ऐसा इंसान अगर वो अपनी आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, उसके लिए हम यूज में ले सकते हैं लिव इन आइवरी टावर। 3 हो चुके, आगे बात करेंगे नंबर 4 की। नेक्स्ट में देखो क्या लिखा है, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। बिटवीन, पहले देखो मीनिंग समझेंगे। मीनिंग लिखा है बिटवीन, बीच में, डेविल, डेविल क्या होता है? शैतान, एंड और डीप गहरा, सी का मतलब समुद्र। कि एक आदमी है, एक इंसान है, एक जीव है, वो बीच में आ चुका है। बिटवीन का मतलब क्या होता है? जब दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, व्यक्तियों के, स्थानों के, दो के बीच में बात हो, कहीं भी दो के बीच की बात हो, तब किसका यूज किया जाता है? बिटवीन का। लेकिन अगर दो से ज्यादा के बीच की बात कर लें तो फिर वो क्या हो जाएगा? अमंग हो जाएगा। AMONG, अमंग का मतलब होता है दो से ज्यादा के बीच की बात हो। देखो लिखा है बिटवीन, बीच में, कि वो बीच में है। इसमें कि एक आदमी है, यहां पर खड़ा है, ये यहां खड़ा है। अब उसके एक तरफ तो क्या है? डेविल मतलब शैतान है, और दूसरी तरफ समुद्र है, वो भी कैसा है? गहरा समुद्र है। मतलब अगर ये इधर जाएगा तो भी मौत का सामना, इधर जाएगा तो भी मौत का सामना। मतलब इसके सामने परिस्थिति है वो दोनों तरफ से कैसी हो चुकी है? डिफिकल्ट हो चुकी है, मुश्किल हो चुकी है। मतलब वो कैसी स्थिति में पहुंच गया? अब मुश्किल सिचुएशन में, मुश्किल परिस्थिति में पहुंच चुका है। इसके लिए जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब बीच में दो, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, सिचुएशंस मतलब परिस्थितियों के, दो परिस्थितियों के बीच में अगर कोई इंसान आ जाता है, वो भी मुश्किल परिस्थितियों के बीच में, तब बोला जाता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। मतलब एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। अगला अगला है मैन ऑफ स्ट्रो। बहुत इजी है, साथ में बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिखा है मैन, एक आदमी की बात हो रही है जो कि है इसका स्ट्रो का। स्ट्रो का मतलब क्या होता है? घास फूस। घास फूस का बना हुआ आदमी। मान लीजिए यहाँ पर एक जीता जागता इंसान खड़ा है, और एक जो ये इंसान बनाया गया है वो किसका बनाया गया है? स्ट्रो का बनाया गया है। अगर हवा का बहाव आता है, हवा आती है, पानी का बहाव होता है, जो भी बहाव आएगा उस बहाव के साथ ये जाएगा पहले या फिर ये जाएगा? जो घास फूस का बना हुआ वो ही जाएगा।
मतलब इनमें से कमजोर इंसान कौन सा हुआ, जो घास फूस का बना हुआ है। मतलब मैन ऑफ स्ट्रो मतलब एक बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मैन ऑफ स्ट्रो। आंसर क्या होगा, वीक पर्सन। क्या बोला जाएगा, वीक पर्सन। एक आदमी अगर वो बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, तो कैसा भी हो, लेकिन वीक है, उसके लिए क्या है, हम बोल सकते हैं मैन ऑफ स्ट्रो। अगले की बात करेंगे। अगला लिखा है ऑयली टंग। ऑयली टंग का मतलब क्या होता है, ऑयल मतलब तेल की बात हो रही है, और साथ में लिखा है टंग। टंग का मतलब हमारी जुबान की बात हो रही है, जीभ की बात हो रही है। ये हाथ है, बिल्कुल सीधा सिंपल हाथ है, इस पर कुछ नहीं लगा हुआ। अब इस पर ये कुछ भी रख देंगे, ऐसे रखेंगे रुक जाएगा। लेकिन अगर इस हाथ पे अब क्या लगा दिया गया, बहुत ज्यादा ऑयल लगा दिया गया, ऑयल लगाते ये चीज यहाँ पर नहीं रुक पाएगी, ये मार्कर यहाँ नहीं रुक पाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। मतलब कोई जबान की बात कर लेंगे। जबान का मतलब ऐसे होता है कि मान लीजिए कोई इंसान है, उसे कोई बात पता चली है, अब वो इंसान ऐसा है कि नहीं, वो बात उसके अंदर तक नहीं रह सकती, मतलब उस बात को वो रोक नहीं सकता, अपने तक सीमित नहीं रख सकता। मतलब एक बात इंसान को बात बताएगी, वो इंसान को जल्दी से जल्दी दूसरे तक पहुंचाने में रहता है कि कब मैं ये बात उस तक पहुंचा दूं। मतलब उसके लिए क्या कहा जाता है, ऑयली टंग। उस इंसान को क्या कहा जाएगा, उस इंसान के लिए कहा जाएगा कि इसकी जो टंग है वो ऑयली है। मतलब ये क्या करता रहता है, एक बात इसके पास नहीं रुक पाती, मतलब ये बात को आगे से आगे पहुंचाने का काम करता रहता है। मतलब क्या कहा जाता है, जो उसके शब्द है वो क्या है, फ्लैटरिंग है, फ्लैटरिंग वर्ड्स। क्या होगा, फ्लैटरिंग। अब फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना, चापलूसी करना। फ्लैटरिंग का मतलब चापलूसी करना। फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी से भरे हुए शब्द, मतलब उसके जो शब्द है वो कैसे हैं, चापलूसी से भरे हुए हैं। मतलब वो बात इधर की उधर पहुंचाने का काम करता है, यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ। उसके लिए क्या कहा जाएगा कि इसकी टंग कैसी है, ऑयली टंग है, मतलब ये चापलूस आदमी, इसके बाद कोई पास कोई भी बात पहुंच गई, मतलब पूरे गाँव में फैल गई। आगे लिखा है टर्न ए डीप ईयर। बहुत इजी है, एक बार अर्थ आ गया, इसका आंसर भी आ गया। टर्न का मतलब मुड़ना, घुमाना। ए मतलब एक, डीप, डीप का मतलब जिसके कान काम करना बंद कर देते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, बहरा। ईयर मतलब कान, कि एक ऐसा कान जो बहरा है उसको क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया। ऐसे नहीं, ऐसे मोड़ दिया गया, वो मोड़ना नहीं। मतलब बात क्या हो रही है, यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, इसके पास इधर से कोई आवाज लगा रहा है, ठीक है, ये कान जो है वो क्या है, इसका डीप है, बहरा है, और ये कान एकदम, मतलब ये कान बिल्कुल सही है, और ये क्या है, डीप है, बहरा है। तो उसे पता तो चल गया कि हाँ मुझे कोई ना कोई आवाज दे रहा है, लेकिन ये अगर उस काम को करने में मतलब अपने इच्छा नहीं दिखाता, इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो वो क्या करेगा, उस बात को अनसुनी करेगा। इसके लिए क्या करेगा, मतलब उसने क्या कर दिया, अपने कान को, इस कान को घुमा दिया इधर, मतलब इस कान से सुनाई दे रहा और इससे नहीं सुनाई दे रहा। इधर से कोई आवाज आई, मैं इधर मुंह करके खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि वो आवाज यहीं तक आएगी और इस कान से तो सुनाई देना वैसे ही बंद था। मतलब क्या था, जानबूझ के किसी बात को अनसुना कर देना, सुनी हुई बात को भी क्या कर देना, अनसुना कर देना, या फिर उस बात में इंटरेस्ट नहीं दिखाना। मतलब क्या होता है इसका, डिसओबे करना। डिसओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, डिसओबे का मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना। लेकिन साथ में क्या होगा, अनदेखा करना। कैसे, नजरअंदाज कर देना। कैसे कि हाँ आवाज पता तो है हमें कि हाँ हमें कोई आवाज तो दे रहा है, लेकिन जानबूझ के बस ऐसे ही अकड़ के बैठ के कि नहीं मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम डिसओबे कर रहे हैं, मतलब आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। अगला लिखा है गोट द शेक। देखना बहुत इजी और इंपॉर्टेंट है। गोट का मतलब प्राप्त करना। शेक, 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 SACK। शेक का मतलब होता है ठेला। शेक का मतलब क्या होता है, ठेला। मतलब एक आदमी उसको उसका ठेला मिल गया। ठेला मिला मतलब देखो एक इमेज से बताता हूँ। एक इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, एक आदमी इधर खड़ा है, और वो आदमी उसको क्या दे रहा है, ठेला दे रहा है। मतलब ये ले अपना सामान और यहाँ से रवाना हो जाए। मतलब कोई आदमी कहीं पर्टिकुलर जगह पे जॉब कर रहा है, सर्विस कर रहा है, उस सर्विस से उसको वहाँ से क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया। मतलब फायर करना नहीं होता क्या, फायर, यू आर फायर्ड, मतलब तुम्हें काम से निकाला जाता है, तुम्हें काम से बर्खास्त किया जाता है। उसका मतलब होता है गोट द शेक, मतलब अपना बोझा बिस्तर समेटो और यहाँ से निकलो। जाने से पहले अपना सामान तो लेके जाएगा ही, तो मतलब क्या होगा, उसे उसका
ठेला जो है वो मिल चुका है, मतलब उसे जॉब से हटा दिया गया है। मतलब क्या होता है, डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, मतलब सेवा से निवृत्त कर देना, सेवा से हटा देना, काम से जॉब से निकाल देना। इसका मतलब क्या होता है, गो टू द शेक, ठेला मिल जाना। ठेला लेने का मतलब, ठेला देने का मतलब कि उसे उसका बोरिया बिस्तर है वो दे दिया गया है, अब वो यहाँ से जा सकता है। अगला देखेंगे, अगला पहले देखेंगे, लिखा हुआ है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो का मतलब फूंक मार के बजाना, फूंक मारना। वंस किसी एक इंसान की, ऑन खुद की, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट होता है एक इंस्ट्रूमेंट जो फूंक मार के बजाया जाता है, शादियों में बजाया जाता है। इमेज दिख जाएगी, एक भाई साहब है, खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, ट्रम्पेट बजा रहे हैं, खुद ही बजा रहे हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, मैं इंसान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मतलब एक इंसान है वो खुद के बारे में ही बातें कर रहा है, बड़ा चढ़ा के बातें कर रहा है, मतलब खुद की प्रशंसा खुद ही कर रहा है। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब खुद की प्रशंसा खुद ही करना, मतलब टू प्रेज वन सेल्फ, मतलब वन सेल्फ खुद की, प्रेज का मतलब प्रशंसा, खुद की प्रशंसा खुद ही करना। इसका मतलब क्या होता है, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अगला लिखा है एल्बो रूम। रूम समझ में आ गया, कमरा, लेकिन कमरा कैसा, एल्बो। एल्बो मतलब क्या होती है, हमारी कोनी। कोनी को क्या कहा जाता है, एल्बो। एक मान लीजिए उदाहरण के लिए देखो, एक कमरा बना हुआ है, इसका जो ये दरवाजा है ये ऐसे है कि हमें ऐसे करके घुसना पड़ता है, मतलब आराम से खुद को सिकुड़ के रहना पड़ता है। वही दरवाजा एक ऐसे बना हुआ है, मतलब हम कैसे भी करके, मतलब एल्बो तक कितने भी फैल सकते हैं, अपने आप को फैला सकते हैं, उतना फैल के क्या कर सकते हैं, हम आगे तक जा सकते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जो काम करने लायक, इधर उधर हिलने डुलने लायक, रहने लायक पर्याप्त है। पर्याप्त जगह के लिए किसका यूज किया जाता है, एल्बो रूम की। ये रूम है वो मेरे लिए भाई पर्याप्त है, मैं इसमें रह सकता हूँ, खाना पीना सारी व्यवस्था हो सकती है, उसमें हो सकती है। पर्याप्त जगह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एल्बो रूम। इसका मतलब होगा, एल्बो रूम का मतलब ए रूम या फिर ए प्लेस टू इनफ फॉर वर्क और मूविंग। मतलब एक ऐसा कमरा या एक ऐसा स्थान जो पर्याप्त है काम करने के लिए, या फिर मूव इन का, मूव का मतलब क्या होता है, हिलने डुलने के लिए, घूमने के लिए। अगर पर्याप्त जगह है तो उसको क्या बोला जाएगा, एल्बो रूम। आज के इडियम जो है हमारे पास इतने हैं, लगभग 10 से 11 हो चुके हैं। अगर याद करने का तरीका, सीधा सिंपल तरीका यही है कि जो इडियम हमें दिया गया है, सबसे पहला है उसका मीन समझना। अगर मीनिंग समझ में आ गया तो आगे का आंसर हम आसानी से ऑप्शन में से ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो आज का जो ये सेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे हम नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इडियम्स और है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, उनके बारे में नेक्स्ट में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।